गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सिग्नलिंग पाथवेज दैट रेगुलेट एपोप्टोसिस। हमने अपनी पिछले वीडियो में एपोप्टोसिस के बारे में पढ़ा था कि एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है जिसमें बहुत प्लानिंग के साथ में सेल जो है वो खुद को ख़त्म कर लेती है, खुद की सेल की डेथ हो जाती है। हमने अपनी पिछले वीडियो में इनके सिग्निफिकेंस के बारे में भी पढ़ा था कि एपोप्टोसिस का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये आवश्यक है, डेवलपमेंट में ये क्यों आवश्यक है और किस प्रकार से एपोप्टोसिस होता है, जो उसकी मैकेनिज्म है कि एपोप्टोसिस कैसे सिग्नल्स, कोई सेल जो है वो सिग्नल्स देती है कि उसके आसपास की जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं वो उसको ख़त्म कर लेती हैं और सराउंडिंग एरिया से उसको ख़त्म कर देती है, हटा देती है। आज के हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे एपोप्टोसिस को रेगुलेट करने वाले जो सिग्नलिंग पाथवे हैं कि सेल को क्या सिग्नल मिलते हैं जिससे सेल जो है वो सेल डेथ की दिशा में जाने लगती है या सेल सर्वाइवल की दिशा में जाना है। ये सेल के ऊपर जो सिग्नल्स जो उसको मिलते हैं उस पर डिपेंड करता है कि सेल को सेल साइकिल कंप्लीट करनी है, सेल प्रोलिफरेट करना है, सेल का डिवीज़न करना है, ये चीज़ होनी चाहिए, या फिर सेल को सेल डेथ की ओर जाना है। तो इस वीडियो में हम उन सिग्नलिंग पाथवेज के बारे में चर्चा करते हैं। Programmed cell death is regulated by the integrated activity of a variety of signaling pathways, some acting to induce cell death and others acting to promote cell survival, which is determined by the needs of organism as a whole. तो प्रोग्राम सेल डेथ बहुत ही रेगुलेटेड प्रोसेस होती है जो डिपेंड करती है सेल को मिलने वाले सिग्नल पे, वो कि सेल को सेल डेथ की ओर जाना है या सेल सर्वाइवल की ओर जाना है। The pathways that induce apoptosis in mammalian cells are grouped as intrinsic or extrinsic pathways. एपोप्टोसिस को रेगुलेट करने के लिए मैमल्स में दो पाथवेज मुख्यतः पाए जाते हैं। एक पाथवेज को हम इंट्रिंसिक पाथवे कहते हैं और दूसरे को हम एक्सट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। तो दो प्रकार के पाथवे मैमल्स में एपोप्टोसिस को रेगुलेट करते हैं। DNA damage, viral infection and growth factor deprivation activate the intrinsic pathway of apoptosis, which leads to release of cytochrome C from mitochondria and activation of caspase 9. सेल सिग्नल्स जैसे कि डीएनए का डैमेज हो जाना या डीएनए में म्यूटेशन हो जाना या किसी भी प्रकार की जो डीएनए में या आनुवंशिक पदार्थ में त्रुटि आ जाना, एरर आ जाना, या फिर कोशिका में हानिकारक कोई भी वायरस जो है उसका इन्फेक्शन अगर हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो वो संक्रमण को रोकने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है कि जिस कोशिका के अंदर वायरस का संक्रमण हुआ है वो कोशिका वहीं की वहीं ख़त्म हो जाए, जिससे वो वायरस वो कोशिका ख़त्म होगी तो उसके साथ साथ वो वायरस भी ख़त्म हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा संभावना ये बनती है कि वो वायरस आगे संक्रमण नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में भी सेल की डेथ आवश्यक हो जाती है। या ग्रोथ फैक्टर डेप्रिवेशन, जो ग्रोथ फैक्टर्स है जो सेल के सर्वाइवल के लिए बेहद आवश्यक हैं, अगर उन ग्रोथ फैक्टर्स की भी कमी हो जाती है तो भी सेल को डेथ के सिग्नल्स मिलने लगते हैं। तो ये सब इंट्रिंसिक पाथवेज हैं। इंट्रिंसिक पाथवेज के लिए ये सिग्नल हैं डीएनए डैमेज का होना या वायरल का इन्फेक्शन होना या ग्रोथ फैक्टर्स की कमी होना। तो इन सिग्नल्स के द्वारा जो इंट्रिंसिक पाथवे है एपोप्टोसिस का वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जो माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम सी हैं वो साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया से निकल करके साइटोसोल में आ जाते हैं और अल्टीमेटली सेल को डेथ के लिए एक्टिवेट करते हैं। किस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी निकलता है और किस प्रकार से एपोप्टोसोम का निर्माण होता है और किस प्रकार से सेल डेथ होती है, इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा अपने पुराने वीडियो में की है। In mammalian cell, a major pathway leading to cell cycle arrest in response to DNA damage is mediated by the transcription factor P53. मैमल्स के अंदर अगर डीएनए का डैमेज हो जाता है तो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर P53 एक्टिवेट हो जाता है। ये P53 जो है वो सेल साइकिल को अरेस्ट कर देता है। हमने पहले पढ़ा है सेल साइकिल के वीडियो में कि सेल साइकिल जब किसी कोशिका की जो सेल साइकिल होती है उसमें 3 जगह पे सेल साइकिल चेक पॉइंट्स होते हैं। ये चेक पॉइंट्स ये डिटरमाइन करते हैं, निश्चित करते हैं कि सेल के अंदर सब कुछ प्रॉपरली चल रहा है। अगर प्रॉपरली नहीं है तो उस सेल साइकिल को वहीं पे रोका जाए और जो भी गड़बड़ी है उस गड़बड़ी को सुधारा जाए। तो
ये जो P53 है ये उस सेल साइकिल को, अगर डीएनए का डैमेज है तो सेल साइकिल को अरेस्ट करता है, और अगर वो डीएनए ठीक हो जाता है तो उसको सही करने के लिए की दिशा में काम किया जाता है, और अगर वो त्रुटि सही नहीं हो सकती है तो ऐसी सेल घातक हो सकती है, ऐसी सेल कैंसरस सेल बन सकती है। इसलिए उस म्यूटेशन को वहीं रोक देने के लिए कि ये सेल से दूसरी डॉटर सेल में ये म्यूटेशन ना चला जाए, तो उस कोशिका को सेल डेथ के लिए इंड्यूस किया जाता है। तो P53 क्या करता है, सेल साइकिल को अरेस्ट करता है और सेल डेथ के लिए सिग्नल भेजता है। किस प्रकार से करता है ये P53 काम? सबसे पहले जो डबल डीएनए स्ट्रैंड का जो डैमेज है, अगर जैसे ही वो डैमेज का पता लगता है वैसे ही सेल के अंदर एक प्रोटीन काइनेज होता है जिसका नाम है ATM। ये ATM प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो जाता है। काइनेज का मतलब है कि ये जो ATM प्रोटीन है ये अपना फॉस्फेट ग्रुप किसी दूसरे के प्रोटीन पर लगाएगी और उसको एक्टिवेट करेगी। तो ATM प्रोटीन काइनेज खुद एक्टिवेट होता है जैसे ही उसको पता चलता है कि डीएनए में डैमेज है। खुद एक्टिवेट होकर के दूसरी प्रोटीन काइनेज CHK2 को एक्टिवेट करता है, और CHK2 और ATM दोनों मिलकर के P53 को स्टेबलाइज करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसको स्टेबलाइज करते हैं। और जैसे ही P53 स्टेबलाइज होता है वैसे इसकी संख्या में बढ़ोतरी होती है, और बहुत ज़्यादा लेवल जब P53 का बन जाता है तो ये P53 क्या करता है, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ये P53 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो एक अन्य प्रोटीन P21 को ट्रांसक्रिप्ट करेगा, P21 का निर्माण करेगा। P21 एक CDK इन्हिबिटर है। CDK इन्हिबिटर का मतलब है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इन्हिबिटर। हमने सेल साइकिल के वीडियो में पढ़ा था कि साइक्लिन्स क्या होते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस क्या होते हैं, और ये मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस जो हैं वो सेल साइकिल को कंप्लीट होने के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। लेकिन क्योंकि सेल अब डीएनए डैमेज के कारण एपोप्टोसिस की ओर काम कर रही है, एपोप्टोसिस की दिशा में काम कर रही है, तो P21 क्या करेगा, P21 CDK2 यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 2 को इनहिबिट कर देता है। ये CDK इन्हिबिटर है और ये CDK2 को इनहिबिट कर देता है। अगर CDK2 इनहिबिट हो जाएगा तो CDK2 और साइक्लिन E का कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं होगा, और अगर CDK2 साइक्लिन E कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं होता है तो जीवन फेज़ के अंदर सेल साइकिल जो है वो हॉल्ट हो जाएगी, वहीं की वहीं रुक जाएगी, जीवन में ही उसको अरेस्ट हो जाएगी। जो जीवन का जो चेक पॉइंट है वहीं पर कोशिका की जो साइकिल है, कोशिका चक्र है, वो रुक जाएगा, और कोशिका सर्वाइवल की दिशा में काम नहीं करेगी बल्कि एपोप्टोसिस की दिशा में काम करेगी। The induction of apoptosis by P53 results at least in part from transcriptional activation of genes encoding the pro-apoptotic regulatory proteins PUMA and NOXA। इसके साथ साथ में P53 एक काम और करता है। P53 जो है वो प्यूमा और नॉक्सा जो प्रो एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं उनको भी बनाने वाली जो जीन है उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। हमने अपने पिछले वीडियो में, जस्ट इससे पहले वाला जो वीडियो था जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस है, उसमें हमने इस बारे में चर्चा की थी कि एपोप्टोसिस होने के लिए 3 प्रकार की प्रोटीन्स मैमल में काम करती हैं। एक तो एंटी एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन जो एपोप्टोसिस के विरुद्ध काम कर रही है, इसके नाम से ही समझ में आता है एंटी एपोप्टोटिक, यानी एपोप्टोटिक के विरुद्ध काम कर रही है, एपोप्टोसिस नहीं होने देना चाहती है। इसके अलावा दूसरी प्रोटीन थी प्रो एपोप्टोसिस रेगुलेटरी प्रोटीन, और तीसरी थी प्रो एपोप्टोसिस इफेक्टर प्रोटीन। तो यहाँ पे जो P53 है वो प्रो एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन जैसे कि प्यूमा और नॉक्सा जो है उनको बनाने वाली जो जीन्स हैं, उनको एनकोड करने वाली जो जीन्स हैं, उनके एक्टिवेशन का काम करती है। कौन? P53। Increased expression of these pro-apoptotic proteins leads to activation of Bach's and Bach। इनके प्रो एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन जो ये प्यूमा और नॉक्सा हैं, जैसे इनकी मात्रा ज़्यादा बढ़ती है, इनकी मात्रा ज़्यादा बढ़ने से जो पाक्स और बाक हैं ये एक्टिवेट हो जाती हैं, और हम जानते हैं कि ये एक्टिवेट होंगी तो ये क्या करेंगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है उसमें ऑलिगोमर
का निर्माण करके छिद्र बना देती हैं। उन छिद्र के ज़रिए जो साइटोक्रोम सी है, ये साइटोक्रोम सी कहाँ जाता है, साइटोसोल में आ जाता है। साइटोसोल में हमारा क्या उपस्थित है, कैस्पेज 9 उपस्थित है। साइटोसोल में कैस्पेज 9, साइटोक्रोम सी और अपाफ 1 ये तीनों मिलकर के एपोप्टोसोम का निर्माण करते हैं। एपोप्टोसोम कौन कौन, साइटोक्रोम सी, कैस्पेज 9 और अपाफ 1, ये तीनों मिलकर के साइटोसोल के अंदर एपोप्टोसोम का निर्माण करते हैं। और एपोप्टोसोम कोशिका को डेथ के लिए एक्टिवेट करता है, डेथ के लिए इंड्यूस करता है। तो इस प्रकार से P53 जो है वो 2 प्रकार से काम कर रही है एपोप्टोसिस की दिशा में। सबसे पहले तो वो P21 का निर्माण करती है। P21 जो है, जो सेल साइकिल चेक पॉइंट्स पर जो साइक्लिन है और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज हैं उनको रोक देते हैं, जिससे सेल साइकिल आगे नहीं बढ़े, वहीं की वहीं रुक जाए। एक काम तो P53 ये करता है। दूसरा काम करता है P53 जो प्रो एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन है, प्यूमा और नक्सा, इन दोनों को एक्टिवेट करता है, इनकी मात्रा को बढ़ाता है। ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये प्रो एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो हैं ये बाक्स और बाक को एक्टिवेट कर देती हैं। और बाक्स और बाक का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया की जो झिल्ली है उसमें छिद्रों का निर्माण करना, जिसके फलस्वरूप जो साइटोक्रोम सी है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहता है नॉर्मल अवस्था में, वो एपोप्टोसिस की अवस्था में बाहर रिलीज होने लगता है और साइटोसोल में इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगती है। जैसे ही साइटोसोल में इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वैसे ही ये मिलकर के, ये कैस्पेज 9 मिलकर के और अपाफ 1, ये तीनों मिलकर के एपोप्टोसोम को एक्टिवेट कर देते हैं और एपोप्टोसोम सेल की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। ये देखिए डीएनए का डैमेज है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डैमेज। जैसे डैमेज हो रहा है वैसे ये एटीएम प्रोटीन क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई है। पीछे येलो कलर दिखाई दे रहा है ना, इस येलो का मतलब है कि वो प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो गई है। एटीएम प्रोटीन काइनेज है, ये अपना फॉस्फेट ग्रुप किसी दूसरे प्रोटीन को देगा। जनरली ये CHK2 को भी एक्टिवेट करता है। ये भी पीछे से येलोइश दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई। ये दोनों मिलकर के P53 को स्टेबलाइज करते हैं। जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होता जाएगा P53, उसको फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है इनमें P53 में। P53 पे जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा वैसे ही वो क्या हो जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी। तो स्टेबलाइज होती जाती है तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। P53 बढ़ता जाएगा। P53 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये DNA से RNA का निर्माण कर रहा है और RNA से प्रोटीन्स बनेंगी। अगर RNA बनेगा तो RNA से जाहिर सी बात है प्रोटीन भी ज़्यादा बनेंगी। तो कौन सी प्रोटीन बनेंगी, प्यूमा और नॉक्सा। प्यूमा और नॉक्सा क्या है, प्रो एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में बाक और बाक्स जो है उनको एक्टिवेट करेगी, उनकी संख्या बढ़ाएगी और वो फर्दर जो भी इंट्रिंसिक पाथवे है जैसे कि साइटोक्रोम सी का रिलीज़ होना, कैस्पेजेस का एपोप्टोसोम का निर्माण होना और उसके फर्दर जो कैस्केड में आगे है, आगे से आगे जो कैस्पेजेस हैं वो एक्टिवेट होते जाते हैं एंड अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाती है। तो ये एक पाथवे है जिसके फलस्वरूप सेल को सेल डेथ के सिग्नल्स मिलते हैं, सेल साइकिल हॉल्ट होती है। चेक पॉइंट्स पे देखा जाता है कि डीएनए डैमेज है या नहीं है। अगर डीएनए डैमेज है तो सेल साइकिल हॉल्ट होगी, सेल साइकिल हॉल्ट होगी और उसके साथ साथ सेल डेथ के सिग्नल्स मिलेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि P53 का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। थैंक यू।